हम अभी तक जितने लोगों के विचारों को सुने उसमें संविधान की समस्याओं की जड़ पर किसी की उंगली अभी तक नहीं गई। हम संविधान की समस्या की जड़ को थोड़ा सा कुरेदेंगे, क्योंकि समस्या संविधान में नहीं है। संविधान जहां से निकल के आया है, समस्या वहां पे। सबसे पहले यह देखिए कि संविधान बना किन परिस्थितियों में। द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था, ब्रिटेन पूरी तरह तबाह हो चुका था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन कर लिया था, सेना का नहीं, आजाद हिंद सरकार का गठन कर लिया था, और उस सरकार को विश्व के 11 देशों ने मान्यता दे दी थी। आजाद हिंद सरकार ने एक अपना बैंक स्थापित कर दिया था, जिसने आजाद हिंद सरकार की मुद्राएं प्रकाशित करना शुरू कर दी थी। 40,000 लोगों को उन्होंने अपनी आजाद हिंद फौज में भर्ती कर लिया था, और मोइरांग से इंफाल तक उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। यह परिस्थिति थी हमारे देश में। बंगाल का हर इंसान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्वागत के लिए अपने दरवाजे पर हथियार लेके खड़ा था कि नेताजी की फौज आ जाए और मैं उसके साथ हिंदुस्तान के अंदर से अंग्रेजों को भगाने के लिए निकल पड़ूंगा। यह परिस्थिति थी हमारे देश। हमारे देश के अंदर फरवरी 1946 में नौसेना ने विद्रोह कर दिया था। अंग्रेज परस्ती से इंकार कर दिया था नौसेना ने। अप्रैल 1946 में ब्रिटिश इंडिया की पुलिस ने हड़ताल कर दी थी। जुलाई में डाक विभाग ने हड़ताल कर दी। जिस डाक विभाग के बड़े बड़े चर्चा अभी करके गए हैं, उस डाक विभाग ने अंग्रेजी की दासिता से इंकार कर दिया था। उसने कहा था मैं नहीं मानता ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार को। रेल ने अगस्त 1946 में हड़ताल का नोटिस दे दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। 1964 में जब एटली, जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, वो जब भारत आए और बंगाल के गवर्नर के राज्यपाल भवन में रुके, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को आजाद करना हमारी मजबूरी थी। इसके साथ बहुत लोग मेरे इस विचार से असहमत होंगे, लेकिन मैं फिर भी इस बात को कहता हूं कि भारत की आजादी का श्रेय किसी भी भारतीय नेता को नहीं जाता। भारत की आजादी का श्रेय एडोल्फ हिटलर को जाता है। अगर एडोल्फ हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त न कर दिया होता, तो आज भी ब्रिटेन की सरकार हमारे ऊपर शासन कर रही होती। एडोल्फ हिटलर ने अगर जापान को निर्देशित करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद सरकार बनाने के लिए बाध्य न कर दिया होता, तो आज भी भारत के ऊपर ब्रिटिश का शासन होता। ये विश्व स्तरीय परिस्थितियां थी, जिन परिस्थितियों में हमारा संविधान निकल के आया। कैबिनेट मिशन भेजा गया, उसने यहां पर आकर विभिन्न नेताओं से चर्चा की, बातचीत की, और जाकर रिपोर्ट सबमिट की उसने बाकायदे कि भारत के अंदर एक नेहरू ही एक ऐसा नेता है जो कमजोर व्यक्तित्व का है और उसको किसी भी महिला के माध्यम से पटाया जा सकता है। रिपोर्ट सबमिट की, ब्लैक एंड व्हाइट में, वहां के पार्लियामेंट्री डिबेट में। और बस इन नेहरू को पटाने के लिए माउंटबेटन को इस्तेमाल किया गया। उस समय वो वर्मा में लड़ाई कर रहे थे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उनको वहां से विड्रॉ किया गया, और बेबिल को यहां पर, जो कि इस समय यहां का वाइसराय था, उसको विड्रॉ करके माउंटबेटन को, एडवीना और उनकी बेटी पामिला, इन तीनों को भारत में तैनात किया गया। और एडवीना को प्रोजेक्ट दिया गया कि 2 साल के अंदर बस हिंदुस्तान की तबाही का 2 साल के लिए तुम्हें मौका दिया जाता। हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत का संविधान अंबेडकर जी ने बनाया। गलत है सूचना। भारत के संविधान निर्माण के लिए 6 कमेटियों का गठन किया गया था, और भारत का संविधान जो निर्मित होकर के आया, जो बाहर निकल के आया, वो भीमराव अंबेडकर की देन नहीं थी, जवाहरलाल नेहरू की देन थी। जवाहरलाल नेहरू ने जो कार्यकारिणी समिति का गठन किया, उस कार्यकारिणी समिति में उनके साथ में कौन कौन था? आसफ अली, के मुंशी, के शाह, के शांताराम, हुमायूं कबीर, डी.आर. गाडगिल।
इन 7 लोगों ने मिलकर के भारत के संविधान के प्रारूप को रचा था। डिबेट हो जाने के बाद अंबेडकर को दिया गया कि अब इसका फाइनल शेप आप बनाओगे। और जवाहरलाल नेहरू को अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं था। वो इस संविधान का प्रारूप एक ब्रिटिश विद्वान सर इवोर जेनिंग के माध्यम से तैयार कराना चाहते थे, लेकिन गांधी के विरोध पर उन्होंने इस संविधान को अपनी इस कमेटी के माध्यम से गठित किया और मिस्टर B.N. राव ने 27 अक्टूबर 1947 को भारत के संविधान का प्रारंभिक प्रारूप रखा, जिसके अंदर 443 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। बात को इसी पर डिबेट हुई। हमारे यहां से कहा गया है साहब भारत के संविधान में विश्व के बड़े बड़े देशों से बड़ी बड़ी चीजें ले ली गई। हमने सूचीबद्ध किया। संवैधानिक आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ब्रिटेन से लिया गया, जिसके हम गुलाम थे। मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, संघवाद में उपराष्ट्रपति, वित्तीय आपदा, ये सब हमने अमेरिका के संविधान से लिया। अमेरिका का संविधान क्या है? ब्रिटिशर्स जिन्होंने जाकर के वहां से इनको फ्रांसीसी स्पेनिश को भगा दिया था और यूरोपियों ने जाकर के वहां कब्जा कर लिया था। ये ब्रिटेन का ही तो उपनिवेश था अमेरिका। ब्रिटिश मानसिकता के लोगों ने ही तो स्पेनिश को अमेरिका से भगा करके वहां पर कब्जा कर लिया। अमेरिका का वास्तविक मूल निवासी जो रेड इंडियन था वो आज अमेरिका में नहीं है। तीसरा, कनाडा ब्रिटिश उपनिवेश। चौथा, आयरलैंड ब्रिटिश उपनिवेश। ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश उपनिवेश। पश्चिम जर्मन ब्रिटिश उपनिवेश। हमने क्या बाहर से ले लिया? हमने सब कुछ वहीं से लिया जैसा ब्रिटिश की सरकार चाहती थी। रही भारत के संविधान के अंदर की बात, तो मैं ये पूछता हूं संविधान की दुहाई देने वालों से कि भारत के संविधान में भारत को राष्ट्र कहकर के कहां संबोधित किया गया है, वो हमें आर्टिकल बताने का कृपा करें। 395 अनुच्छेद जो बढ़ के अब 444 अनुच्छेद हो गए, लेकिन इन 444 अनुच्छेदों में भी भारत को अभी भी राज्य का स्तर दिया गया। नहीं देने वाले अभी पहले यही तय करें कि भारत के संविधान में भारत को राष्ट्र कह के क्यों नहीं संबोधित किया गया। इसका सीधा साधा जवाब जो मैं समझता हूं कि आज भी भारत ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के दायरे में ब्रिटिश का उपनिवेश है। इसीलिए आज हम जापान में एम्बेसडर पोस्ट करते हैं, चाइना में एम्बेसडर पोस्ट करते हैं, रशिया में एम्बेसडर पोस्ट करते हैं, लेकिन ब्रिटेन में हाई कमिश्नर पोस्ट करते हैं। हम श्रीलंका में हाई कमिश्नर पोस्ट करते हैं। पाकिस्तान में जितनी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनमें हिंदुस्तान का उच्चायुक्त पोस्ट किया जाता है, एम्बेसडर राजदूत नहीं पोस्ट किया जाता, क्योंकि हम ब्रिटिश के उपनिवेश स्टिल टुडे। जनरल क्लॉजेज एक्ट का सेक्शन 3(6) देखिए, उसमें साफ साफ लिखा है भारत के अंदर जहां भी केंद्रीय सरकार के कानून लागू होंगे वो सब ब्रिटिश उपनिवेश के अंतर्गत माना जाएगा। साफ साफ लिखा है। स्टिल टुडे आज की जो आपकी नागरिकता अधिनियम है उसमें देखिए सेक्शन 10, सेक्शन 11, आप तो महारथी हैं पांडे जी इसके,